चले यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए, ये बात हम पहले से जानते हैं, अभी हमने ब्रीदिंग में भी पढ़ा है कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, अगर आप चाह रहे हो वो जीवित अवस्था में बने रहें, तो आपको उन सेल्स में क्या पहुंचाना होगा? न्यूट्रिएंट पहुंचाना होगा, है ना। रेस्पिरेटरी सफरेट तभी तो आएगा। अगर आपने न्यूट्रिएंट पहुंचा दिया तो फिर ऑक्सीजन पहुंचाइए और साथ में वो दूसरी सभी मटेरियल को पहुंचाइए जो सेल को जीवित स्टेज में बनाए रहे। इतना ही नहीं, उन सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप बनने वाले जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं, उनका लगातार रिमूवल भी होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि टिश्यू के जो सेल्स हैं वो हेल्दी बने रहें, तो दो बातें हैं, लगातार ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को पहुंचाना है पहली बात, और मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप जो मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं उनका लगातार रिमूवल भी होना चाहिए। ठीक है ना। और इसी के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना था तो मीडियम चाहिए था, ब्लड है वो मीडियम। अगर आप बात करें कब, हायर वर्टिब्रेट की बात करें तब, ठीक है ना, कार्डेट की बात करें तो, ठीक। तो एक मीडियम होना चाहिए। अब लोअर एनिमल में मीडियम क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले। तो फिलहाल एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो क्या करे, जो इन मटेरियल्स को कहां पहुंचाए, सेल तक पहुंचाए, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को। इतना ही नहीं, मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप जो मेटाबॉलिक वेस्टेज बने हैं उनका रिमूवल भी करवाए, तो वो मीडियम मिलना चाहिए। और वही मीडियम देने के लिए हम अगला चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं, जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को कहां पहुंचाएगा, हाँ, टिश्यू के सेल्स तक पहुंचाएगा और मेटाबॉलिक रिएक्शन का रिमूवल भी कराएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, और वो है सर्कुलेटरी से। इसी को हम लोग देखने वाले हैं। इट इज देयरफॉर, इसीलिए essential टू हैव efficient mechanism फॉर मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंसेस टू द सेल। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और दूसरे जरूरी मटेरियल को सेल तक पहुंचाए और मेटाबॉलिक वेस्टेज को सेल से दूर करे। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी तो हम पढ़ने वाले हैं, तो वो पूरा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम यहीं से शुरू कर लेते हैं कि भाई अलग अलग ग्रुप जो है एनिमल का, वो अलग अलग मेथड अपनाता है इस ट्रांसपोर्ट के लिए। किस ट्रांसपोर्ट के लिए? ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को कहां पहुंचाना है, सेल तक। मेटाबॉलिक वेस्टेज को क्या करना है, हाँ, सेल से दूर करना, इसके लिए। तो जैसे ये देख लेते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पॉन्ज हो गया, जैसे कि हाँ निडेरियन हो गए, सिलेंट्रेट हो गए। वहां पे सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या यूज करते हैं वो वाटर। वहां पे वाटर है सर्कुलेट, वाटर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के बॉडी को मिलता है। क्यों? क्योंकि जनरल बॉडी सरफेस ही क्या है, रेस्पिरेटरी आर्गन, है ना। जनरल बॉडी सरफेस ही क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो वाटर से डायरेक्ट ऑक्सीजन सेल्स में डिफ्यूज हो जाता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूज होके सराउंडिंग वाटर में चला जाता है। बिल्कुल सिमिलर मेटाबॉलिक वेस्टेज में जैसे नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है, अमोनिया हो गया, वो भी इनके जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो कुल मिला जुला के फ्लूइड है क्या, वाटर है। क्या है? वाटर है। तो आप बताइए कि अगर आप स्पॉन्जेज और सिलेंट्रेट के बारे में आप बात करोगे, तो बताओ सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है, जो इन मटेरियल का क्या करा रहा है, एक्सचेंज करा रहा है। क्या करा रहा है? एक्सचेंज करा रहा है। ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विदिन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। अब कॉम्प्लेक्स की बात करोगे, अब कॉम्प्लेक्स में तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि
वो किसका बना हुआ है और कौन कौन से फ्लूइड हैं। दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं, ब्लड होता है और लिम्फ होता है। तो अगर आप हायर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, अगर एनिमल्स की बात करोगे, तब तो दो फ्लूइड होगा, ब्लड होगा और लिम्फ होगा जो ट्रांसपोर्ट। फिलहाल अगर आप लोअर एनिमल की बात कर रहे हो, जैसे आप स्पॉन्ज की बात कर रहे हो, जैसे आप निडेरियन की बात कर रहे हो, तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है? वाटर सर्कुलेटिंग क्या?
देखिए ये जो स्पॉन्ज के बॉडी वॉल है वो एक कैविटी बना रहा है। इस कैविटी का क्या नाम है? क्या नाम है? बिल्कुल सही, स्पॉन्जोसेल। है ना, ये आपने पहले बना रखा है, ये हमने पढ़ा था जब हमने स्पॉन्ज पढ़ा था तब। तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड की अगर आप बात करोगे तो सिंपल एनिमल जैसे आप स्पॉन्ज और निडेरियन की अगर आप बात करोगे, स्पॉन्ज और निडेरियन, निडेरियन या सिलेंट्रेट की आप बात करोगे तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है? जो आसपास का जो वाटर है वही बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है। जैसे स्पॉन्ज में आपने ये देखा है, वाटर कहां से इंटर करेगा? ऑस्टियम से, फिर कहां चला जाएगा? स्पॉन्जोसिल में, फिर आस्कुलम से होता हुआ बाहर चला जाएगा। जब वाटर अंदर आया है तो साथ में क्या लेके आया है? फूड लेके आया है। ठीक है, फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो आप देखो ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉडी सरफेस से डिफ्यूज होके चला गया टिश्यू में, CO2 डिफ्यूज आउट हो गया, और यहाँ पे अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है। और अमोनिया किस फॉर्म में? अमोनियम आयन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है, अगले वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो अमोनियम आयन के फॉर्म में तो हमने देखा नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वे और रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक वे दोनों कहां से रिमूव हो रहे हैं? बॉडी सरफेस से। कहां से? बॉडी सरफेस से रिमूव हो रहे हैं। जबकि वहीं आप अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात कर लो, जैसे कि कॉर्डेट की बात कर लो आप, तो वहां पे सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या होगा? ब्लड होगा और लिम्फ होगा। ब्लड होगा और लिम्फ होगा। ठीक है, ब्लड होगा और लिम्फ होगा। कंप्लीट कर लिया है? चलिए, अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, और जो इसका फिजियोलॉजी पोर्शन है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ब्लड पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ब्लड वाला हिस्सा है इसका। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर से मान लेते हैं कि मैक्सिमम 4 सवाल आते हैं, तो
3 ब्लड से आएगा। ठीक है, तो ये बहुत मॉडर्न पार्ट है ब्लड का इसका, यहीं से सवाल फ्रेम करते हैं वो ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे उनको ढेर सारा डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहले पार्ट में हम ब्लड ही पढ़ने वाले हैं। ब्लड पढ़ने के बाद हम लोग लिम्फ के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके बाद से हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद से कि क्या फिजियोलॉजी है उसका, कैसे कार्य करता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग ब्लड पढ़ने जा रहे हैं। और ब्लड, हमारे बॉडी में कितने प्रकार के टिश्यूज हैं, ये बताया कि नहीं बताया? हल निकालूंगा मैं। ये फर्स्ट बुक है ना तुम लोगों के पास? ठीक है, जहां फ्रॉक पढ़े हैं लाइए दिखाइए। फ्रॉक खोलिए, फ्रॉक खोलिए। मिल ही नहीं रहा, लाइए इधर दिखाइए। ये क्या लिखा हुआ टिश्यू में? इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। तुम तो करो नहीं पढ़ा है। सबसे आखिरी दिन यही कहोगे तुम लोग नीट के पेपर देने के बाद कि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं था, कि तुम्हें कुछ नहीं याद है। चलो ठीक है, कह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इधर आओ। तो यह है ब्लड, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। तो 4 प्रकार के टिश्यू जो आप पढ़े हैं, इनमें वो कौन सा टिश्यू है? ये इपिथेलियल है, मस्कुलर है। अच्छा, 4 प्रकार के टिश्यूज कौन से हैं? 4 प्रकार के टिश्यू कौन से हैं भाई? ठीक है, एनिमल्स में 4 प्रकार के टिश्यू कौन से हैं? अच्छा, प्लांट में कितने प्रकार के टिश्यूज हैं? प्लांट में कितने प्रकार के टिश्यूज हैं? 2। कौन से? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तुम लोग पागल हो चुके हो क्या यार? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अच्छा, एनुअल टिश्यू बताओ, छोड़ो ये। एपिथेलियल एक ही रहेगा बस। और कनेक्टिव 2, मस्कुलर 3, न्यूरल 4। तो बोन उन कहाँ गए? बोन, कार्टिलेज और ब्लड। ओके, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। आपको याद नहीं है, इस वजह से ऐसी भी चीजों को इसको हाईलाइट करना पड़ा। देखिए, तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। हाँ, सबसे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? सबसे सॉफ्ट। तो सबसे सॉफ्ट मतलब सॉफ्टेस्ट। तो सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा? ब्लड होगा। क्या होगा? ब्लड होगा। ठीक है ना? अगर ये सवाल है तो फिर ये भी सवाल है। हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, ये बात आपसे बताई थी कभी? नहीं, मत कहना, फंस जाओगे। जब बताया था स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन हार्डेस्ट मटेरियल है पूरे प्लांट किंगडम का। तो उस समय कहा था कि एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट मटेरियल तो दांत पे पाए जाने वाला एनामेल है। कुत्तों की मौत पेपर के बहुत बुरा हाल होने वाला। तुम लोग कब याद करोगे? तुम लोग यार कब याद होगा? तुम लोग दोहराओगे कब? नहीं, नहीं करा है।
कोई बात नहीं, दोबारा नोट कर लो, लेकिन तीसरी बार पूछूंगा तब भी नहीं बता पाओगे। सिर्फ नोट करो, बता नहीं पाओगे। और ठीक है, चलो इधर, चलो इधर। तो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा? जब हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कहेगा तो आंसर बोन है। ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल या सब्सटेंस बोलेगा, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? जो सवाल बनाता वो बोलेगा, है ना? तो इसको आप कहोगे, माई बाप, एनामेल है आंसर। ठीक है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस और मटेरियल बोलेगा तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे। ठीक है, एनामेल। और अगर कनेक्टिव टिश्यू कहेगा तो बोन। ठीक, हार्डेस्ट टिश्यू भी बोलेगा तब भी आंसर क्या है? बोन ही है। ठीक, ओके। अगर हम कहें प्लांट किंगडम का प्लांट किंगडम में हार्डेस्ट मटेरियल क्या है? स्पोरोपोलिनिन। कौन बनाता है स्पोरोपोलिनिन? कौन बनाता है? कौन बनाता है? हमारा सवाल यह है, स्पोरोपोलिनिन इज सिक्रेटेड बाय जायंट टैपेटम। नोट कराया है? नहीं नोट कराया होगा। कहाँ कुछ पढ़ाया है, पूरा साल वैसे ही गुजर गया। चलिए रहने दीजिए, इधर आप नोट करिए इसको। ये आपने नोट कर लिया है? नोट करिए। नोट करके सबसे आखिरी दिन इसी नोट के साथ दफन हो जाइए, पेपर के दिन। निकलिएगा नहीं पेपर देने, खूब जाना जिस दिन पेपर होगा, है ना? बहाना कर लेना, तगड़ा बहाना। हम तो कह रहे हैं कि जाके कहीं प्लास्टर वास्टर ऐसे चढ़वा लेना, घर पे फोटो भेज देना, कह देना जा ही नहीं पाए, तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी बाद में। घर वाले जब पूछेंगे क्या रिजल्ट आया। कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है, आप दोहराइए, रिजल्ट बन जाएगा अभी। ओके, ये देखिए, चलिए ब्लड की अगर आप बात करें तो ब्लड के दो हिस्से होंगे। ठीक है, एक यहाँ पे फ्लूइड पार्ट या लिक्विड पार्ट है इसका, और दूसरा जो है इसका सॉलिड पार्ट है ना? तो जो फ्लूइड पार्ट है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, आप जानते हो इसे क्या बोला जाता है? इसे ब्लड का प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड का प्लाज्मा कहा जाता है। वही जो इसका सॉलिड पार्ट है ना, उसको बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोला जाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट किसका बना है? सेल्स का बना, का बना है, सेल्स का बना हुआ। ठीक है, तो ब्लड के दो कंपोनेंट क्या क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया और फॉर्म्ड एलिमेंट।
ओके, तो अगर हम कहें प्लाज्मा बराबर ब्लड से क्या हटा लें, फॉर्म्ड एलिमेंट हटा लें। क्या अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट जानना चाह रहे हैं तो क्या करें, ब्लड से क्या सब्ट्रैक्ट कर लें, ब्लड में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन प्लाज्मा का है, हाँ 55। तो 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है, लिक्विड पार्ट होता है, मैट्रिक्स इसका। तो बचा कितना, 45% क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, अगर आप प्लाज्मा में जानना चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा तो वाटर होगा, ठीक है, हाँ, और क्या होंगे, तो सही, चलिए प्रोटीन्स है, और कुछ, रेस्पिरेटरी कैसे होंगे कि नहीं होंगे, कि सिर्फ आरबीसी में ही होंगे, प्लाज्मा में है कि नहीं है, 7% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% ऑक्सीजन, तो रेस्पिरेटरी गैसेज यहीं पे होंगे, अभी होंगे, तो CO2 2, और कुछ, मिनरल है ना, कैल्शियम और दूसरे, ठीक है, वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, रेस्पिरेटरी गैसेज हो, ठीक है, और कुछ, क्लॉटिंग है, और सबसे बड़ी बात कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होगा, ये ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया ना, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर होगा वो पाया जाएगा किस स्टेज में, इनएक्टिव, एक्टिव एक ही मिनट, इनएक्टिव स्टेज में क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है, इनएक्टिव। ओके, चलिए, प्लाज्मा में वाटर का कितना कंट्रीब्यूशन, कितना परसेंट है, पढ़ के बताइए, हाँ 90 से 92, 92%, ठीक है, अगर आप ब्लड में प्रोटीन जानना चाह रहे हैं तो कितना,
ऐसे 8%। जितना भी परसेंटेज हम इसमें नोट करने वाले हैं सब आपको याद करना। जैसे सबसे पहले हमने नोट किया 55%, और ये वैसे यहाँ पे प्लाज्मा में वाटर कितना 90 से 92, प्रोटीन कितना 6 से 8, प्रोटीन कितना नोट किया है 6 से 8, तो ये हो गया 6 से 8। रेस्पिरेटरी गैसेज मिनरल्स है, क्लॉटिंग फैक्टर है, लेकिन खास बात क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव स्टेज में। एक्चुअली क्लॉटिंग फैक्टर बनाया गया है लीवर के द्वारा, बनता है लीवर के द्वारा, लेकिन पाया जाता है प्लाज्मा में। लीवर जो कुछ भी सिंथेसाइज करता है वो ब्लड में दिखाई देता है। तभी जब लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो ब्लड का सैंपल देते हैं, लीवर नहीं देके आते हैं। ठीक है ना, चलिए इधर आइए। तो ये है प्लाज्मा, इधर देखिए ये है फॉर्म्ड एलिमेंट। आप जानते हैं 3 प्रकार के सेल के नाम आपने सुन रखे हैं? नहीं सुना? हाँ है। ओके, तो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल, और क्या होगा व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, और तीसरा कौन सा होगा प्लेटलेट। आरबीसी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाएगा? एरिथ्रोसाइट। इधर ल्यूकोसाइट, इसको थ्रोम्बोसाइट। ग्रैनुलोसाइट, ये ग्रैनुलोसाइट। हाँ, नाम बताइए, नाम सुना है? बोलिए। बेसोफिल, ठीक है। एओसिनोफिल आल्सो कार्ड, आप जानते हैं इसे और क्या बोला जाता है? एसिडोफिल, एसिडोफिल। एंड एक इधर आइए, एक ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो थाइमस में मैच्योर हो और जो बोन मैरो में मैच्योर हो, है ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मेमोरी सेल कौन बनाता है? हुँ? दोनों बनाते हैं। दोनों बनाते हैं ना।
कंप्लीट कर लिया? नोट कर लिया ना? तो ब्लड के दो कंपोनेंट हो गए, एक प्लाज्मा हो गया और एक फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 सेल आपको देखने को मिल जा रहे हैं, कौन कौन से? रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल, है ना? अगला है व्हाइट ब्लड सेल, अगला है ब्लड। इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट, उसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब डब्ल्यूबीसी में ग्रैनुलोसाइट होते हैं और ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं। ठीक है, दोबारा हम इनको पढ़ने वाले हैं, बस एक समरी बना दिया शुरू में ताकि आप जल्दी से इसको याद करें। ओके, तो यह है ग्रैनुलोसाइट, बेसोफिल और इसिनोफिल या इओसिनोफिल को या इसिनोफिल को ही क्या बोला जाता है? एसिडोफिल को। ये न्यूट्रोफिल है, परसेंटेज बाद में आपको याद कराने वाले हैं कितना कंट्रीब्यूशन है इनका। ये लिम्फोसाइट और ये है, ठीक। अब लिम्फोसाइट में आप जानते हो 2 प्रकार का है, टी लिम्फोसाइट होगा और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो एचआईवी का वायरस किन सेल्स को कम करता है? हेल्पर टी सेल को। किनको? हेल्पर टी सेल। ठीक है ना? एक नया कलम लीजिए। फॉर्म्ड एलिमेंट में ना एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ठीक, ये ब्लड वाला पार्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको सही से याद करिए सबका। जल्दी से 3 कॉलम बनाइए।
ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को, ब्लड सिंथेसिस के प्रोसेस को बोला जाता है हीमोपोएसिस। क्या बोला जाता है? इधर आइए, फोकस अपना इन तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट पे है। तो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, अगर आरबीसी बन रहा हो, है ना, आरबीसी बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोला जाता है? एरिथ्रोपोएसिस, है ना, एरिथ्रोपोएसिस। जैसे व्हाट इज लैक्टोपोएसिस? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। कहाँ बनता है मिल्क? एल्बुलाइन में, ना, ब्रेस्ट के भी एल्बुलाइन थे, ठीक है ना। तो लैक्टोपोएटिक हार्मोन कौन सा है? हाँ, प्रोलैक्टिन है, ठीक है। बर्थ हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन बनाता है? ऑक्सीटोसिन बनाता है। फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ऑक्सीटोसिन क्या बता रहे तुम? ओके, चलिए ये देखिए, तो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस को पढ़िए एक बार। क्या बोला जाएगा? एरिथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, और ये है थ्रोम्बोपोएसिस। जो बनेगा उसके आगे पोएसिस, पोएसिस फॉर सिंथेसिस। कहाँ बनते हैं ये? सभी प्रकार के जो ब्लड सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, सब कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में, हाँ। जो बोन मैरो का फंक्शनल पार्ट होता है, जो क्रियाशील पार्ट होता है, वो बोला जाता है रेड बोन मैरो। फॉर रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। दोनों लाइनें पढ़िए जल्दी से। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में इनका नॉर्मल काउंट आपको याद, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछ लिया जाता है ना, अक्सर पूछा जाता है। तो आरबीसी का क्या काउंट है? 5 to 5.5 मिलियन, मिलियन पर ml पर लीटर। हाँ, तो पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब, या पर माइक्रोलीटर, पर मिलीमीटर क्यूब या पर माइक्रोलीटर है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में जो डेटा है आप देख लीजिए, किस यूनिट में दिया हुआ है, देख के बताइए। हाँ, मिलीमीटर क्यूब में। चलिए डब्ल्यूबीसी का काउंट बताइए। 6000 से 8000, सिर्फ इतना ही, आगे मिलियन बिलियन थाउजेंड कुछ नहीं है, इतना ही है। कितना? 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, आइए और प्लेटलेट का काउंट बताइए। और हाँ, ये सब बातें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है, कभी भूलने ना पाए, ठीक। चलिए बताइए भाई। 1.5 से, बिल्कुल सही। तो 1.5 टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर।
न्यूक्लियस के बारे में बताइए। जहां पहले कंफर्म हो पहले वो बता लीजिए। कहीं नहीं कंफर्म है, यहाँ कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। न्यूक्लिएटेड सेल्स है ये, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियस होता है ना। बताइए क्या नोट कर दें यहाँ पे। एब्सेंट ऐसे नहीं नोट करेंगे, एब्सेंट एट मैच्योरिटी, मतलब जब डेवलपमेंट होता है आरबीसी का तो न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जब ये मैच्योर होता है तब एब्सेंट हो जाता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है आप जानते ही हो, ई ई न्यूक्लियस, ई न्यूक्लिएटेड क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ई न्यूक्लिएटेड बोला। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ मौजूद है तो न्यूक्लिएटेड बोलेंगे यार, और क्या कहा जाए। यस मौजूद है तो न्यूक्लिएटेड है। यहाँ देखो, यहाँ कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि शुरू में न्यूक्लियस था बाद में नहीं है। हाँ, जब है ही नहीं, कभी नहीं था, तो नॉन न्यूक्लिएटेड। ओके, तो नॉर्मल काउंट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और शेप की बात कर लीजिए। ये तो आपको मालूम ही होगा, है ना, सेल में पढ़ा, उसके बाद से सिकल सेल एनीमिया में भी पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ा ना सिकल सेल एनीमिया। तो क्या शेप है आरबीसी का, राउंड एंड बाई कॉनकेव, है ना, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो सही तो लिखा है, पढ़ लीजिए कॉनकेव ही लिखा है, सही कर दो इसको। ठीक है ना, ये राउंड एंड बाई कॉनकेव। और क्या जोड़ सकते हैं इसमें, डिस्क के जैसा, कैसा, डिस्क के जैसा। तो राउंड एंड बाई कॉनकेव, ब्रैकेट बना के नोट, डिस्क लाइक। डब्ल्यूबीसी का शेप, व्हाट इज अमीबा, पार्ट क्या होता है यार, ये रेगुलर, कैसा होगा, साइज 7 into 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रो, है ना, सेल में याद करा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आप याद करिए, 5 से लेके 30 माइक्रोमीटर, 5 से शुरू होगा 20 तक चल। ये देखिए, क्या है, 1 से 2 माइक्रोमीटर।
काउंट अगर नॉर्मल से आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि काउंट ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो अगर काउंट ज्यादा हो गया, अब ज्यादा कम कैसे पता लगेगा, ये देखिए जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अब उससे ज्यादा दिख रहा है आपको, 10 11 12 13,000 15,000 16,000 20 25 30 लाख में पहुंच। ओके, तो अगर बढ़ा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे देखो क्या काउंट है, मैक्सिमम कितना है 3.5 है, अब 4-5 लाख से ज्यादा दिख रहा है ये। तो ध्यान से सुनिए, क्या टर्म होगा बढ़े हुए काउंट के, है ना। बढ़ने के लिए क्या टर्म ऐड किया है, साइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। घटने के लिए साइटोपिनिया, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस नोट किया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नोट। चलिए, तो बढ़े हुए काउंट के लिए साइटोसिस, घटे हुए काउंट के लिए साइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ये क्या लिखा हुआ है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। यहाँ क्या नोट करें, टेक्निकली क्या बोला जाता है, पॉलीसाइथीमिया बोला जाता है, ठीक है। एरिथ्रोसाइटोसिस गलत नहीं है, लेकिन ज्यादातर बुक्स और ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया ही बोलते हैं। पॉलीसाइथ क्या कहा जाएगा, पॉलीसाइथीमिया कहा जाएगा, ठीक है। अगला ये लाइफ स्पैन, हाँ ठीक है। तो एक एडल्ट ह्यूमन पर्सन की आप बता रहे हैं, तो कितना आएगा, 120 दिन। और 120 दिन के बाद ये सेल क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिवाइड नहीं होते। आपको मालूम है ये ब्लड सेल डिवाइडिंग है कि नॉन डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग। चलिए, तो ये हो गया 120 डे। क्या लिखा है, कुछ घंटे से लेके साल तक हो सकता है। तो कौन से लिकोसाइट है जो सालों साल जीवित रहते हैं, कौन से हैं, मोनोसाइट का नाम सुना, मोनोसाइट जब टिश्यू में जाके बैठ जाता है क्या बन जाता है, मैक्रोफेज, क्या बन जाता है, मैक्रोफेज बन जाता है, ठीक है ना। तो वो हो गए, फिर लिम्फोसाइट्स हो गए। इनका लाइफ स्पैन क्या है, ये हो सकता है कि सालों तक ऐसे पड़े, ठीक फिलहाल।
अगर एक ऑप्शन टिक करना रहेगा तो आंसर क्या है? हाँ, फ्यू आवर टू फ्यू डेज आंसर करेंगे। हमने मैक्सिमम लिमिट नोट किया है। ठीक, अगर ऑप्शन देना तो ऐसे ही देगा, कहेगा कुछ घंटे से लेके साल तक। ओके, यहाँ पे याद करना आसान है। 5-6 दिन है तो उससे अच्छा हम क्या याद कर लें, एक सप्ताह। ठीक है, कितना है लाइफ स्पैन? एक सप्ताह। किसका? थ्रोम्बोसाइट का। किसका? थ्रोम्बोसाइट। अगला है इसका एक्शन, कार्य बताइए। तो ये क्या कार्य होगा आरबीसी का? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ये तो आप जानते ही हो। प्लेटलेट का कार्य किसमें दिखेगा? ब्लड क्लॉटिंग में दिखेगा, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। हाँ, कहाँ दिखेगा? डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? इम्यूनिटी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट बनाता है। जो इम्यूनिटी है वही किससे जुड़ा है? डिफेंस से। जानबूझ के दो अलग अलग टर्म लिखे हैं यहाँ पे। तो डिफेंस एंड इम्यूनिटी, डिफेंस एंड इम्यूनिटी। नोट कर लिया है? नोट कर लिया है? कहाँ जा रहे हो? 2-3 सवाल बता दो, जाओ। नोट पढ़ना नहीं है। अरे ना लिखे तो कुछ तो बताओगे। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा है? हाँ, पक्का? सबसे ज्यादा काउंट इसी का है। कितना है? पढ़ना नहीं है, बस 2-4 सवाल बता दो बस। ठीक है। ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट, सबसे छोटा फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट। दोहरा के और फिर पूछेंगे। जाके दोहरा लेना इसको।